नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज अहम बैठक होनी है। विकास कार्यों और योजनाओं के संबंध में चल रही है बैठक। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं सीएम धामी। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक है आज। विकास कार्य और योजनाओं के संबंध में बैठक चल रही है। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के कर रहे हैं समीक्षा बैठक। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं सीएम धामी। विकास कार्य और योजनाओं के संबंध में अहम बैठक। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के समीक्षा। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन समीक्षा बैठक चल रही है। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं धाकड़धाम में। सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज अहम बैठक है। ये बैठक जो चल रही है इसमें प्रदेश के विकास कार्यों से जुड़ी तमाम जानकारियां अधिकारियों से लेने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली को अगर आप देखेंगे तो प्रदेश के विकास को बेहद करीब से समझते हैं और पल पल की अपडेट भी अधिकारियों से लेते रहते हैं। उसी दिशा में ये कदम है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश दीक्षित जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सहयोगी हमारे साथ में। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। देहरादून जिले के विकास कार्य और योजनाओं के संबंध में बैठक हो रही है। इस बैठक का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो क्रियान्वयन है विकास की योजनाओं का, उसको गति मिले और अधिकारियों जो लापरवाही बरत रहे हैं उनके पेच भी कस रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज की महत्वपूर्ण बैठक में। क्योंकि विकास की गति को बढ़ाने को लेकर और जो सरकारी योजनाएं हैं वो उनका लाभान्वित जो होने वाली उत्तराखंड की जनता है उसको पूरा लाभ मिलना चाहिए। इसको लेकर काफी दिनों से बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए थे और इधर उधर के राज्यों में दौरा लगा था, जिसके मद्देनजर आज ये बैठक हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। रजनीश दीक्षित जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया विकास कार्यों के जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा के लिए ये बैठक बेहद खास है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात करी है और इस दौरान अंकिता भंडारी के माता पिता ने प्रकरण से संबंधित अपने मंतव्य और भावनाएं सीएम धामी के साथ साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग और उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चाओं में बना हुआ है। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी और कुछ संगठनों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। कहा कि अंकिता के बारे में जितनी बार भी इस तरह का विषय उठा, जनता ने बीजेपी का ही साथ दिया है। और साथ ही हमारे धर्मपुर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय भारत माता की, भारत माता की। और जी को
को, जो कि पूर्व में नगर निगम की पार्षद रही हैं, ऐसे हमारी सुंदरी गढ़वाल। देखिए, जनता सहयोग, जनता सब देखती है, जनता हर चीज का निर्णय लेती है। और ये पहली बार नहीं, अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया है, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, जनता सहयोग, जनता सब देख। तो वहीं देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने बीते दिनों देहरादून से कई मुख्य चौराहों के नाम बदलने का निर्णय लिया, जिस पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि नगर निगम अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से इतर चौक चौराहों के नाम बदलने पर ज्यादा फोकस कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र की व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है, लेकिन निगम प्रशासन का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। नहीं, देखिए, भाजपा जब से सत्ता में आई है उसको सिर्फ एक ही काम आता है, नाम बदलने का। बहुत अच्छे नाम रखे हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था और उनका सौंदर्यीकरण इन चौकों का वो भी चाक चौबंद रहे, हम ये भी चाहते हैं। एक तरफ कूड़ा उठान नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट्स नहीं लग रही हैं जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, तीसरी तरफ नालियों की सफाई नहीं हो रही है जिसके लिए नगर निगम बना है। नगर निगम चौकों के नाम बदलने के लिए नहीं चुना गया है, नगर निगम को प्रदेश की जनता ने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए चुना है। सड़कों की चाक चौबंद व्यवस्था हो, नालियों की सफाई हो, इंटरवल्स में सफाई कर्मचारी हो, घरों से कूड़ा उठान की प्रक्रिया जो है वो सुनिश्चित की जाए और जगह जगह कूड़े के ढेर न देखने को मिले। आज आप चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए देहरादून का क्या दुर्गति कर। अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर किसानों की धान टोल संबंधित समस्याओं को लेकर बैठक की गई। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और क्षेत्र भर के किसानों ने संयुक्त रूप से बैठक की है। किसानों ने पहले से चली आ रही धान संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर विचार विमर्श किया। अपनी समस्या काशी अभय प्रताप सिंह से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मंत्री भी चरम पर है। भ्रष्टाचार के होते हुए भी अधिकारी लोग पता नहीं क्या जांच नहीं कर पाते, और जांच ना होना ही जो अपने खाद्य विभाग के लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। सिर्फ घोटाले के अलावा कुछ नहीं कर रहे। उसी की चपेट में किसान आया हुआ, वो चाहते हैं कि किसान औने पौने दाम में फसल बेचे और अब जमीन बेचे कॉर्पोरेट को, यही इनकी मंशा है। समस्या है जो ऑफलाइन तोल दिया गया था धान और वो पोर्टल पर कहीं नहीं चढ़ा, कोई उम्मीद भी नहीं है, किसान धक्के खा रहा है बड़े समय से। तो इसलिए आज बाजपुर में वो कल फार्मूला तय हो गया है, उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड का मसला उधम सिंह नगर का पूरे का उत्तराखंड का हल होना चाहिए। इसीलिए इसी कड़ी से आज उप जिलाधिकारी महोदय को हम मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त करा है कि कल आप आइए काशीपुर में, मैं सॉल्व करवाता हूँ। विकासखंड थराली में गुडम स्टेट से सहरा गांव तक 10 किलोमीटर सड़क की दयनीय स्थिति बनी हुई है। इस सड़क पर जगह जगह सुरक्षा दीवारें टूटी हुई हैं। कई जगहों पर सड़क वॉशआउट तक हो गई है, जिस वजह से वाहनों की आवाजाही में वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम बल्लभ शर्मा ने बताया है कि एनपीसीसी के अंतर्गत ये सड़क 22 अगस्त की आपदा के बाद से जानलेवा बनी हुई है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एमपीसीसी के अधिकारियों ने अब तक किसी भी तरह से सुध इस सड़क की नहीं ली है। किलोमीटर गुड़ुम से 100 किलोमीटर से विजयपुर रोड है, 10 किलोमीटर की रोड है। ये अभी वर्तमान में एनपीसीसी के अंतर्गत पीएमजीएसवाई एनपीसीसी भर्ती देखा होगा। स्थिति जस की तस है, सड़क मतलब पूरी क्षतिग्रस्त है जगह जगह पे। आप इसका एचबी बैंड देखिए, तीसरा एचबी बैंड खत्म है, उस पर गाड़ियाँ नहीं घूम पा रही हैं। यहाँ पूरा आगे स्लाइडिंग जोन है, पूरी रोड खत्म है। 22 अगस्त की आपदा के बाद तो टूटा ही टूटा, उससे पहले भी टूट गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों को, प्रशासन को इसकी फोटो भेजी है, बात भी की है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। और अभी ये अनुरक्षण मद में है, रोड अभी अनुरक्षण मद में है, जबकि ठेकेदार द्वारा इसमें कार्य किया जाना था, लेकिन इसमें न कोई ठेकेदार आता है, न कोई विभागीय अधिकारी आता है। और रोड की स्थिति देखे आप, न इसमें झाड़ी कटान हुई है, न कुछ काम नहीं होता है। ये मतलब ये जंगल में है हम।
पहले तो जी मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जो बेचारे एक तरफ से हमको बैकवर्ड लगा दीजिए आप, जो आप यहाँ तक पहुँच भी रहे। हमारा नाम रमेश चंद्र जोशी है नी, विजयपुर सेरा विजयपुर है, पोस्ट ऑफिस तलवाड़ी है। ये 10 किलोमीटर की रोड है गुड़म स्टेट से सेरा वाली। तो साहब आप आ रहे हैं, आपका धन्यवाद है। और ये रोड साहब 22 अगस्त को इतनी क्षतिग्रस्त होगी, पहले भी हुई थी, लेकिन 22 अगस्त तो ऐसा अस्त व्यस्त हो गया, बिल्कुल सड़क दरारें होगी, कलमट टूट गई, पुश्ते टूट गए। लेकिन साहब उसके बाद जो है कि हम लोग इतने परेशान रहे, एक सिलेंडर हमको यहाँ पर खराली से नेपाली के 1400-1300 में बैठा है। हरिद्वार के हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं की चेकिंग शुरू हो गई है। घाट किनारे दुकान या ठेली लगाने वालों के आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और गैर हिंदू क्षेत्रों में व्यापार को लेकर जांच की जा रही है। आपको बता दें कि घाटों पर मौजूद तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों का कहना है कि ये सख्ती बेहद जरूरी है। उनका आरोप है कि कुछ लोग पैसे कमाने की आड़ में श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले काम कर रहे थे। तीर्थ पुरोहितों और संत समाज का कहना है कि आधार आधारित जांच का मकसद घाटों की पवित्रता बनाए रखना है। आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पर इस घाट पर किसी भी प्रकार का सामान बेचने वाले, फाड़ी लगाने वाले या अन्य प्रकार भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों का जमावड़ा बना रहता था। लेकिन आज हर की पौड़ी गेट से निकलने के बाद और शताब्दी पुल जो है, तिपरवा घाट का पुल है और पूरा मालवीय द्वीप है, कहीं भी किसी भी प्रकार के ऐसे लोग नहीं है। फिर भी कुछ लोग पुलों इत्यादि पर बैठ जाते हैं और ऐसे लोग जिन लोगों का आना यहाँ मनाही है, जो नगर निगम का नगर पालिका के समय से बना हुआ बायलॉज है, उसका उल्लंघन करते हुए यहाँ पर अनाधिकार चेष्टा करते हैं। तो हमने यूँ तो सभी रास्तों पे लगातार सिक्योरिटी लगाई हुई है और इस प्रकार के लोगों को रोका भी जाता है। फिर भी कुछ लोग वेश बदलकर अपनी ये चीज करके अपनी उस विधर्मी प्रवृत्ति में शामिल होने के कारण हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए समय समय हम लोग यहाँ चेकिंग भी करते हैं और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो सिक्योरिटी वाले हैं, उनको भी इस चीज की जागरूकता रहती है कि हमें किन लोगों को रोकना है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर रजनीश दीक्षित जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? खास जो अहम बिंदु इसमें मैं समझ पाई हूँ रजनीश, वो ये कि देखिए गैर हिंदुओं के एंट्री को बैन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उज्जवल पंडित जिस तरीके से जांच कर रहे हैं, क्या वो अधिकृत हैं इसके लिए? और पुलिस अधिकारी कहाँ पर हैं? और ये प्रावधान कब से कब तक लागू रहेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 105 घाट हैं हर की पौड़ी समेत, जिसमें संतों ने डिसीजन लिया है कि जो 2027 का महाकुंभ है जो होने जा रहा है हरिद्वार में, उसमें घाटों पे गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर उन्होंने फैसला किया है और धामी सरकार से निवेदन किया है कि वो भी सरकार भी इसमें पहल करे। इसी पहल से जोड़कर देखी जा रही है जो आज कवायद हुई हर की पौड़ी पर, जो पंडित उज्जवल पंडित हैं, इन्होंने कहा कि जो नगर निगम का बायलॉज है उसके अकॉर्डिंग हर की पौड़ी पर गैर हिंदू जो अन्य धर्म के लोग हैं वो कालनेमी के रूप में यहाँ पर अपना व्यापार की आड़ में, किसी अन्य के आड़ में जो है महिलाओं के साथ में अश्लील हरकत करना, माहौल बिगाड़ना, जो आस्था के साथ खिलवाड़ करना है। तो इसी को लेकर इन लोगों ने आज यहाँ पर आधार कार्ड देखे हैं। जो लोग गंगा सभा से रिलेटेड थे वो सारे पदाधिकारी भी इनके साथ मौजूद थे और जो लोग वहां पर दिखाई दिए, जो वहां पर श्रद्धालु के रूप में नहीं, जो वहां पर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं और महिलाओं को गलत नजरों से जो देखते हैं स्नान घाट पे, तो उन सब पे सख्त कार्रवाई करने के मद्देनजर ही ये आधार कार्ड की चेकिंग हुई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ये कानूनी रूप से पुलिस भी वहाँ घाटों पर जांच करती रहती है, लेकिन फिलहाल ये वही एजेंडा है जिसके तहत कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। तो उसी के जोड़ के देखा जा रहा है इस कड़ी में, जो आज यहाँ पर हर की पौड़ी पर आधार कार्ड चेक किए गए हैं लोगों के। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ अंकिता भंडारी मामले में सीएम धामी का बयान सामने आया है, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीजें हैं उस पर हम
पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं और विमर्श करने के बाद उस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है, राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है, तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं। तो वहीं अंकिता भंडारी मामले में देहरादून एसएसपी अजय सिंह का बयान भी सामने आया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और था देखिए, देहरादून जनपद में 2 प्रकरण इस ऑडियो वीडियो को लेकर दर्ज थे और इसमें थाना नेहरू कॉलोनी और थाना डालनवाला में, और चूंकि को लगातार नोटिस दिए गए थे, नोटिस उपरांत श्रीमती उर्मिला जी यहाँ पर अपने बयान कल भी चौकों को दर्ज कराए। सभी समस्त बयान और जो भी साक्ष्य दिए गए हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत सारे बयान दर्ज किए गए हैं और उनसे काफी सारे सवाल किए गए, साक्ष्यों के लिए भी बताया गया। तो जो भी साक्ष्य दिए गए, जो सोशल मीडिया पर जो चीजें वायरल थी, जो ऑडियो क्लिप वायरल थी, उस संबंध में उनके द्वारा दिया गया, जिसको पेन ड्राइव में लेकर एफएसएल भेजा जाएगा। अन्य कोई भी ऐसा साक्ष्य पूछने पर जो इस घटना से संबंधित तो नहीं दिया गया, इस संबंध में आगे की पूछताछ के लिए जरूरत पड़ेगी तो पुनः जो है इनको बुलाया जाएगा। देखिए, जो चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, जो चीज जो एक वायरल जो ऑडियो क्लिप्स है, उस संबंध में वही चीजें उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। अन्य कोई साक्ष्य किसी घटनाक्रम से प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिए गए और वो भी जो क्लिप्स हैं वो भी उसमें देखा गया कि वो अलग अलग समय में बनी थी और जोड़ के एक लंबी क्लिप को वायरल किया गया था। इस संबंध में पूछताछ की गई, चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे भविष्य में क्योंकि जो भी मुकदमा थाना डालवाल पर श्री दुष्यंत गौतम जी द्वारा लिखवाया गया उसमें एक आपराधिक षड्यंत्र की बात भी कही गई है, तो उस एंगल से भी पुलिस इसमें जांच कर रही है। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ 2025 में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर तैनात एसडीआरएफ ने संगम नोज जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ड्यूटी की। जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस, प्राथमिक उपचार, लापता श्रद्धालुओं की खोज और राहत कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी सराहनीय सेवाओं पर राज्य सरकार ने टीम को प्रोत्साहित किया। उत्कृष्ट काम करने वालों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है और उनका उत्साहवर्धन भी इस बीच किया गया है। सभी जवानों की खुले मन से प्रशंसा की गई। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में इस बार कक्षा 3 और 6 के पाठ्यक्रमों में तब्दीलियां की गई हैं, जिसको लेकर एनसीईआरटी प्रस्ताव भेजा गया है। एनसीईआरटी की मंजूरी के बाद ही पाठ्यक्रम में तब्दीलियां की जा सकेंगी। एनसीईआरटी निदेशक वंदना गर्ब्याल ने बताया कि ये बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार की जा रही है और अब इसके अनुरूप कक्षा 3 और मिडिल स्टेज में कक्षा 6 में इसकी शुरुआत की जा रही है। दरअसल NEP 2020 के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी ने पुस्तकें बनाई हैं नई, तो स्टेट में कक्षा 3 और कक्षा 6 की किताबें भी हमारी लागू हैं, तो जिसमें हम लोगों ने कक्षा 3 और कक्षा 6 की किताबों में कुछ स्टेट स्पेसिफिक चैप्टर्स को चेंज करते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी को भेजा हुआ है और कुछ तो उन्होंने कर भी दिया है शायद, लेकिन कुछ सब्जेक्ट का अभी हुआ नहीं है। जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग इस वर्ष की किताबों में उसको करके हम नई किताबों में उसको शामिल करते हुए आगे इसको करेंगे। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में काठगोदाम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। इस दौरान पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से करीबन 250 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 82 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई एसएसपी नैनीताल के निर्देशन में की गई। फिलहाल आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं देहरादून से राज्य के 13 राजकीय आईटीआई के लिए ई व्हीकल प्रशिक्षण वाहन को रवाना किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री सौरभ बहुगुणा ने
हरी झंडी दिखाकर किया। टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उपलब्ध कराए गए हैं और इस पहल के तहत युवाओं को ई व्हीकल मैकेनिक ट्रेंड में आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण मिलेगा। इंडस्ट्री एमओयू के अंतर्गत रोजगार परक कोर्स संचालित करेंगे। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।